नमस्ते दोस्तों, पीआर नॉवल 2.0 में आपका स्वागत है। यहाँ आपको दिल छू लेने वाली रोमांस की कहानियाँ, रोंगटे खड़े कर देने वाली बदले की गाथाएं, डरावनी और रहस्यमयी डरावनी कहानियाँ और कल्पना से भरी पुनर्जन्म की अद्भुत कल्पनाएं सुनने को मिलेंगी। ये सभी कहानियाँ आपको एक ऐसी दूसरी दुनिया में ले जाएंगी जहाँ हर मोड़ पर रोमांच और भावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आप हमारी कहानियों के जादू में खो जाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी काल्पनिक दुनिया का हिस्सा बने। कहानी अब तक। पर कल के ब्लास्ट के बाद डेड को पता चल गया कि मैं इंडिया में हूं, तो वो मुझे वापस लेने आ गए। ऋषभ अवनी की बात सुन बोला, तो तुम्हें मुझे तो बता देना चाहिए था, तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गया था। अवनी एक मासूम सा फेस बना अपने कान पकड़ बोली, सॉरी, आगे से मैं आपको सारी बातें बता दूंगी। अब आगे ऋषभ उसकी मासूमियत पर पिघल गया और उसे अपनी तरफ खींच गले से लगा लिया। कुछ देर बाद सब लोग कुंद्रा प्लेस पहुंचे। विवान ने पहले ही डॉक्टर की टीम बुला रखी थी। डॉक्टर ने अवनी और कोमल को चेक किया, वो दोनों एकदम सही थी। ऋषभ और विवान उन दोनों को प्लेस में छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गए, क्योंकि उन्हें कल दिल्ली जाना था, इसलिए आज ऑफिस के जरूरी काम खत्म करने थे। ऋषभ ने अवनी और कोमल को पैकिंग के लिए बोल दिया था, क्योंकि को उन्हें दिल्ली के लिए निकलना है। ऐसे ही पूरा दिन चला गया। रात को ऋषभ और विवान घर आए और कोमल और अवनी के साथ डिनर किया। डिनर कर सब अपने अपने कमरे में चले गए। कोमल भी आज यही रहने वाली थी। नेक्स्ट डे ऋषभ, अवनी, कोमल, विवान चोरों अपने अपने रूम में रेडी हो रहे थे। ऋषभ के बेडरूम में अवनी रेड फ्लोरल गाउन पहनकर कॉलेजेट रूम से बाहर आए। ऋषभ ने जब उसे देखा तो उसमें कहीं खो गया। अवनी उसे ऐसा खोया देख उसके पास आई और चुटकी बजाते हुए बोली, मैं कैसी लग रही हूँ। ऋषभ अवनी की आवाज सुन होश में आया और बोला, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, बस एक चीज की कमी है। और वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। उसे ढूंढता देख अवनी बोली, आप क्या ढूंढ रहे हैं। ऋषभ बोला, अरे सिंदूर की डिब्बी। अवनी एक तरफ इशारा करते हुए बोली, वो रही। ऋषभ ने फट से डिब्बी उठाई और अवनी के पास आया और एकदम पतला सा सिंदूर लगा दिया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, अब कोई कमी नहीं है। फिर वो भी अपने 3 पीस की टाई को बंधने लगा, पर उससे बंध नहीं रही थी। अवनी उसके पास आई और उसकी टाई ले बंधने लगी। ऋषभ उसे बस एक टक ताड़े जा रहा था। अवनी टाई बांधते हुए बोली, अब आंखों से हे खा जाने का इरादा है क्या। ऋषभ अवनी की बात सुन शकपका गया और इधर उधर देखने लगा। अवनी ने उसकी टाई सही से पहनाई और दोनों हेलीपैड की तरफ चल दिए। जब वो वहां पहुंच तो विवान और कोमल किसी बात पे लड़ रहे थे। ऋषभ और अवनी उनके पास पहुंचे तो पता चला दोनों इस बात पे लड़ रहे थे कि दिल्ली अच्छी है या मुंबई। ऋषभ और एक अवनी उनके लड़ने का टॉपिक सुन सिर पिट लिए और ऋषभ बोला, तुम दोनों अगर अभी के अभी चौपर में नहीं बैठे तो हम तुम दोनों को यही छोड़ देंगे। ऋषभ की बात सुन दोनों दौड़कर जाके चौपर में बैठ गए। ऋषभ और अवनी भी उनके पीछे आके बैठ गए। चौपर सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल गया। वहां पे ऋषभ का प्लेन खड़ा था। अवनी और कोमल ने जब प्लेन अंदर से देख तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अवनी ऋषभ से पूछी, ये प्लेन सच में आपका है। ऋषभ बोला, नहीं, ये हमारा है। इस पर अवनी ब्लश करने लगी। फिर सब बैठकर दिल्ली के लिए निकल गए। दिल्ली में अभी शुभ के 10 बज रहे होंगे कि ऋषभ के घर के बाहर एक BMW आकर रुकी। ऋषभ, विवान, कोमल, अवनी चारों कार से उतरे। अवनी और कोमल ने जब घर देखा तो हैरान हो गई, क्योंकि अरबों खरबों का मालिक इतने छोटे से घर में रहता है। ऋषभ उसे हैरान होता देख बोला, अंदर चले। फिर चारों अंदर चले गए। जब वो लोग अंदर गए तो सबकी नजर उन पर पड़ी। ऋषभ के मोम देख तो बहुत खुश हुए। गीता जी ऋषभ के पास आई और उसके गाल पर हाथ रख बोली, ऋषभ कितना दुबला हो गया है, तू कुछ खाता पिता नहीं है। ऋषभ उनके हाथ पर अपने हाथ रख बोला, मोम ऐसा नहीं है, पाई में इतना बिजी हो गया था कि खाने पीने का होश ही नहीं रहता था। गीता जी उसके कान खींचते हुए बोली, मैंने तुझे बोला था ना, पहले सेहत है बाद में कुछ। ऋषभ दर्द से कहरते हुए बोला, अच्छा ठीक है मोम, मैं आगे से याद रखूं, प्लीज कान छोड़ दो। ऋषभ की वोट लगाता देख अवनी, कोमल और विवान तीनों की हंसी छूट गई। उनकी आवाज से गीता जी का ध्यान अब जाके उन 2 लड़कियों पे गया जो ऋषभ और विवान के साथ आई थी। उन्हें ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि उनका बेटा किसी लड़की को अपने घर लाया है। जहां तक वो जानती है ऋषभ को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गीता जी ने ऋषभ से धीरे से पूछा, ये दोनों कौन है। ऋषभ कोमल की तरफ इशारा कर बोला, ये कोमल है विवान की गर्लफ्रेंड। पर गीता जी की आंखें तो अवनी पर टिकी थी। वो बोली, और ये। ऋषभ बोला, ये उसकी और हमारी दोस्त है अवनी। गीता जी धीरे से बोली, बस दोस्त है बेटा, देख तो कितनी सुंदर है, मुझे तो लग रहा है तेरी गर्लफ्रेंड है। ऋषभ अपनी माँ के मुंह से ये सब सुन बोला, मोम तुम क्या बोल रही हो, वो बस हमारी दोस्त है, बाकी कुछ नहीं। गीता जी ने आगे कुछ नहीं बोला और कोमल और अवनी के पास गई। दोनों ने उनके पैर छुए। गीता जी ने आशीर्वाद दिया और बोली, बेटा आप लोगों का नाम क्या है। इस पर बगल में खड़ा विवान कोमल की तरफ इशारा कर बोला, इसका नाम खून पीने वाली पिचनी है, जब देखो मेरा खून चुसती रहती है। कोमल ने उसे घूरा और गीता जी को देख बोली, आंटी मेरा नाम कोमल है और ये मेरी प्यारी दोस्त अवनी। अब आगे गीता जी ने अवनी और कोमल को सबसे मिलवाया और निशा के रूम में भेज दिया उसे रेडी करने को।
ऋषभ और विवान भी ऋषभ के कमरे में आके अपना 3 पीस निकाल कुर्ता पजामा पहन लिया। थोड़ी देर में सब हाल में बैठे हुए थे। ऋषभ, विवान, गीत जी और महेश जी सब लोग लड़के वालों का वेट कर रहे थे। तभी ऋषभ ने महेश जी से पूछा, डेढ़ लड़का करता क्या है? महेश जी बोले, बेटा उनका खुद का बिजनेस है, वो लोग बहुत ही बड़े आदमी है। उन्होंने निशा को कहीं देखा था और निशा उन्हें बहुत पसंद आई थी, इसलिए वो हमसे रिश्ते की बात करने आना चाहते थे। ऋषभ सोचते हुए बोला, अच्छा नाम क्या है उनका? महेश जी कुछ बोलने ही जा रहे थे कि घर के बाहर 3-4 लग्जरी गाड़ियां आके रुकी। महेश जी गाड़ियां देख दौड़कर गेट पर उनका वेलकम करने गए। उनके पीछे 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 विवान और ऋषभ भी गए। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो मिस्टर वालिया को देख हैरान रह गए। विवान बोला, मतलब अंकल मिस्टर वालिया के बेटे ध्रुव वालिया की बात कर रहे थे। ऋषभ भी इस बात से हैरान था कि इतने बड़े लोग उसकी बहन को अपनी बहू बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी मिस्टर वालिया को ये नहीं पता था कि ये ऋषभ की फैमिली है। महेश जी मिसेज वालिया और ध्रुव को अंदर लाकर सबको सोफे पर बैठा दिया। इस वक्त मिस्टर वालिया अंदर नहीं आए थे, वो किसी से कुछ बात करने के लिए बाहर ही रुक गए थे और उन्होंने अभी तक ऋषभ को नहीं देखा था। गीता जी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आए। महेश जी ने ऋषभ के बारे में बताया और विवान को तो सब जानते ही थे। दोनों माँ बेटे थोड़ा हैरान तो थे कि विवान यहाँ कैसे, पर कुछ बोले नहीं। ऋषभ लड़के से कुछ न कुछ सवाल पूछे जा रहा था, वही ध्रुव बड़ी आसानी से जवाब दे रहा था। तभी मिस्टर वालिया अंदर आए और सोफे पर बैठते हुए बोले, माफ कर दीजिएगा महेश जी, थोड़ा कुछ जरूरी काम था। बोलते बोलते उनकी नजर ऋषभ पर गई और वो तुरंत खड़े हो गए। वो तेज आवाज में बोले, सर आप यहाँ कैसे? सब ये देख हैरान थे, इतना बड़ा आदमी ऋषभ को सर क्यों बोला रहा है। ऋषभ ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया, जो कि मिस्टर वालिया समझ गए और बात सही करते हुए विवान की तरफ इशारा करते हुए बोले, सर आप यहाँ कैसे? पहले तो सबको लगा था कि मिस्टर वालिया ऋषभ की बात कर रहे हैं, फिर जब उन्होंने मिस्टर वालिया को विवान की तरफ इशारा करते हुए देखा तो फिर उन्हें लगा ये नॉर्मल है कि विवान को यहाँ देख सब हैरान हो जाए। महेश जी बोले, अरे वालिया जी ये है हमारा बेटा ऋषभ, वो विवान इसका दोस्त है इसलिए ये भी यहाँ है। मिस्टर वालिया जी आगे कुछ नहीं बोले और सोफे पर बैठ गए। कुछ देर बाद निशा को अवनी और कोमल लेकर आए और सबके सामने बैठा दिया। सबने निशा से कुछ बातें की। ऋषभ ने भी ध्रुव से बहुत कुछ पूछा और ध्रुव भी बड़ा कॉन्फिडेंट होकर अपने आंसर दे रहा था। मिस्टर वालिया की तो हालात खराब हो रही थी ऋषभ के सवालों से। वो बस ये सोच रहे थे अगर ध्रुव ने कोई गलत जवाब दे दिया तो क्या होगा। बातचीत होने के बाद मिस्टर वालिया ने जाने की परमिशन ली। सब उन्हें छोड़ने के लिए बाहर तक आए। वालिया फैमिली की तरफ से ये रिश्ता मंजूर था, पर ऋषभ की फैमिली ने अभी तक हाँ नहीं बोली थी। उन लोगों के जाने के बाद सब लोग हाल में बैठे थे, ऋषभ, अवनी, कोमल, विवान, गीता जी, निशा, महेश। महेश जी ने ऋषभ और विवान से पूछा, लड़का कैसा है, फैमिली कैसी है इनकी? ऋषभ और विवान को तो पहले ही वालिया जी के बारे में सब कुछ पता था। ऋषभ बोला, लड़का बहुत अच्छा है, उसमें आगे बढ़ने की चाह है, वो आज नहीं तो कल अपने बिजनेस को और भी आगे बढ़ाएगा। फिर विवान बोला, हाँ अंकल जी, मैं मिस्टर वालिया और उनकी फैमिली को पर्सनली जानता हूँ, वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, हमारी निशा के लिए ध्रुव बहुत अच्छा रहेगा। महेश जी ने हाँ में सिर हिलाया और अपने बगल में बैठी निशा के सर पर हाथ रख पूछा, बेटा तुम्हें कैसा लगा लड़का? निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। ध्रुव बहुत हैंडसम था इसलिए निशा को भी ध्रुव पसंद आया, पर वो अपने डेट के सामने कैसे बोल सकती है। वो बोली, अगर आप लोगों को सही लग रहा है तो मेरे लिए भी सही है। इस पर गीता जी खुश होते हुए बोली, देखा मैंने कहा था निशा मना नहीं करेगी, चलो भगवान का शुक्र है इसे कोई लड़का पसंद तो आया। महेश जी ने निशा से दोबारा पूछा, बेटा तो मैं इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दूं? निशा बोली, आपकी मर्जी डैड, और वो वहां से उठी और चली गई। उसे जाता देख सबको लगा निशा को ये बात अच्छी नहीं लगी, पर अवनी और कोमल ने उसे ब्लश करते देख लिया था। असल में निशा वहां से उठकर इसलिए गई क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। उसके जाने के बाद महेश जी ने गीता जी से उदास होते हुए बोला, लगत है उसे अभी शादी करने का मन नहीं है। गीता जी कुछ बोलने ही वाली थी कि अवनी उनके पास आई और कान में कुछ बोलने लगी। गीता जी सब सुन खुश हो गई और हंसते हुए बोली, अरे आप गलत समझ रहे हो, वो यहाँ से उठकर इसलिए गई है क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। महेश जी सुन के खुश हुए और बोले, मतलब उसे इस रिश्ते से कोई देत नहीं है। फिर महेश जी उठे और घर में बने मंदिर के सामने हाथ जोड़ भगवान से प्रार्थना कर बोले, अपने मेरी एक बेटी तो छीन ली, मैंने कुछ नहीं कहा, पर मेरी दूसरी बेटी को दुनिया की सारी खुशियां मिलनी चाहिए। दूसरी बेटी का जिक्र सुन ऋषभ और गीता जी उदास हो गए। वही कोमल और अवनी को समझ नहीं आ रहा था। ऋषभ की एक और बहन थी। दोनों ने विवान की तरफ देखा जैसे पूछ रही हो ये क्या चल रहा है। विवान ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और ऋषभ के कंधे पर हाथ रख बोला, ऋषु जो हो गया सो हो गया, अब पछताने का क्या फायदा, होनी को कोई नहीं टाल सकता है, चल हमें वापस भी चलना है, बहुत काम पेंडिंग पड़ा है। ऋषभ ने भी है में सिर हिलाया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद अवनी और कोमल विवान के पास आए और बोले, सब किसकी बात कर रहे थे, ऋषभ की एक और बहन है क्या? विवान उन्हें चुप कराते हुए बोला, छत पे चलो मैं सब बताता हूँ। थोड़ी देर बाद छत पर अवनी ने पूछा, अब बोलोगे भी? विवान ने बोलना शुरू किया, ऋषभ की एक और बड़ी बहन थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है।
अवनी बोला क्या हुआ था उनके साथ? विवान बोला ऋषभ की वजह से उनका मर्डर हुआ था। अवनी बोली पर कैसे? ऋषभ ने ऐसा क्या कर दिया? विवान बोला असल में ऋषभ अपनी असल आइडेंटिटी हमेशा से छुपा कर रखता था, पर रजनी को पता चल गया था, इसलिए उनकी जान गई। अवनी बोली थोड़ा और अच्छे से बताओगे? विवान बोला ठीक है तो सुनो। फ्लैशबैक। ऋषभ जब 10 साल का था तब उसने सबसे छुपकर अपने एक दोस्त रितेश के साथ एक ई-कॉमर्स कंपनी खोली, जो कि बहुत अच्छी चली। फिर कुछ सालों में ही ऋषभ ने उसे इंडिया की नंबर 1 ई-कॉमर्स कंपनी बना दी। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि ये कंपनी का असली मालिक कोई और था। सब बस यही जानते थे कि ये कंपनी रिश्ते की है, पर रितेश को ही ये बात पता थी कि कंपनी के 80% शेयर्स का मालिक ऋषभ है। रितेश के पास बस 10% शेयर्स थे। इस बात से रिश्ते हमेशा जलता था। एक दिन रिश्ते ने लालच में आकर ऋषभ को मारने का प्लान बनाया, पर उसकी किस्मत में अभी मौत नहीं लिखी थी। ऋषभ की सबसे बड़ी बहन रजनी जो 21 साल की थी, वो एक दिन इंटरव्यू के लिए ऋषभ की कंपनी में आ जाती है। उस वक्त ऋषभ ऑफिस में ही होता है। ऋषभ की बहन जो इंटरव्यू देके वापस जा रही थी, तभी उसे सामने ऋषभ को देखा, जो रितेश को कुछ समझते हुए आ रहा था, और रितेश सिर झुका के उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। तभी ऋषभ की नजर उसकी बड़ी बहन पर पड़ी, जो उसे ही घूर रही थी। वो डर के वहां से भागने लगता, तभी उसकी बहन उसे कॉलर को पीछे से पकड़ लिया और ऋषभ न चाहते हुए भी रुक जाता है और वापस मुड़ के रजनी की तरफ देखा और अपने दांत दिखा दिया। रितेश किसी लड़की को ऋषभ का कॉलर पकड़ता देख जोर से उसे डांटता हुए बोला, हाउ डेयर यू टू टच माई बॉस। उसकी आवाज सुन के रजनी ऋषभ का कॉलर छोड़ देती है और रितेश की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोलती है, ओ हेलो मिस्टर, हु द हेल आर यू, डू यू नो ही इज माई ब्रदर। और ये बॉस बॉस क्या लगा रखा है? रितेश ब्रदर सुन के सन पड़ जाता है और ऋषभ की तरफ देखता है तो ऋषभ एक स्माइल के साथ हाँ में सिर हिला देता है। रितेश वापस से रजनी की तरफ देख बोलता है, सॉरी मिस पार, आप बॉस को यहाँ ऐसे ही कॉलर से पकड़ नहीं सकती। रजनी उसकी बात पे सहमत होती है और कुछ भी नहीं कहती, फिर ऋषभ की तरफ देखती है। अब तक ऋषभ रितेश को देखकर हंस रहा था। अचानक से एकदम मासूम सा फेस बना के रजनी की तरफ देख के बोला, दी मैं आपको कुछ बताऊंगा, पहले आप चलिए मेरे साथ। रजनी कुछ सोचती है और साथ चली जाती है। कुछ देर बाद वो लोग ऋषभ के ऑफिस में बैठे होते हैं, तभी रितेश एक ट्रे में 3 कॉफी लेकर आता है और टेबल पर रख देता है और ऋषभ के बगल में बैठ जाता है। रितेश एक कॉफी अपने हाथ में लेकर थोड़ा गंभीर भाव से बोलता है। रजनी एकटक उसे घूर रही थी। ऋषभ बोला, मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ वो आप किसी को नहीं कहेगी। वो आगे कहता है, दी ये कंपनी मेरी है और मैं इसका मालिक हूँ। इतना सुनते ही रजनी की आंखें बड़ी हो जाती है और वो एकदम से शॉक में चली जाती है। वही ये कंपनी मेरी है। ये सुनते ही रितेश को बहुत गुस्सा आता, पर फिर भी वो ऋषभ के सामने अपने आप को कंट्रोल करता है और मन में कहता है, बस कल के बाद नहीं रहेगी, ये कंपनी तुम्हारी है। रजनी जब कुछ देर तक कुछ नहीं बोलती, तब ऋषभ एक हाथ से हिलाता है और जोर से कहता है, दीदी। रजनी ऋषभ की आवाज सुन के होश में आती है और हकलाते हुए पूछती है, ऋषभ क्या ये सच में ये ट्रेडिंग कॉम तेरी कंपनी है? ऋषभ हमें सिर हिला देता है। रजनी अपने हाथ अपने मुंह पर रखकर बोलती है, सच में तुम इस कंपनी के मालिक हो? और वो खुशी से ऋषभ को जोर से हक करती है और कहती है, ऋषभ मुझे गर्व है कि तू मेरा भाई है। आप सोच रहे होंगे कि रजनी इतनी खुश क्यों है, क्योंकि रजनी बचपन से चाहती थी कि उसका भाई की बहुत बड़ी कंपनी हो और वो हमेशा बड़े रूप से सबको अपने भाई के बारे में बता सके। ऋषभ कुछ देर तक उसके गले लगे रहता है, फिर धीरे से कहता है, दी मुझे छोड़ो, दर्द हो रहा है। अब आगे रजनी फटाफट उसको छोड़ती है और कुछ सोचते हुए पूछा, पर कैसे? ऋषभ उसे रितेश से मिलने से लेकर आज तक की सारी बातें बताता है। बात सुनने के बाद रजनी उसके गालों को खींचते हुए बोलती है, तुझे नहीं पता पापा मम्मी ये जान के कितने खुश होंगे कि तूने अपने दम पे इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की। ऋषभ रजनी का दोनों हाथ पकड़ बड़े प्यार से बोला, दीदी अभी आप किसी को कुछ नहीं बताओगी? रजनी ना समझी में उससे पूछती है, पर क्यों? ऋषभ आगे कहता है, दी मैं मोम डेट को सरप्राइज दूं, तब तक आप कुछ भी किसी से नहीं कहोगी, प्रोमिस से करो। रजनी सोचते हुए ठीक है बोलती है और प्रोमिस करती है। ऋषभ रितेश से मिलवाता है और थोड़ी देर बात करके ऋषभ अपनी बहन के साथ घर चला जाता है। अगले दिन रजनी जल्दी तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है, क्योंकि ऋषभ की कंपनी में उसे पर्सनल असिस्टेंट की जॉब मिली होती हो। वो रेडी होकर ब्रेकफास्ट करती है और ऑफिस की तरफ चली जाती। वो ऑफिस में रितेश से मिलती है और आज का सारा शेला बताती है, जो कि उसके पुराने पाने मेल कर दिया होता है। रितेश शेला सुन के आज अपने प्लान को अंजाम देने के बारे में सोचता है कि ऋषभ से डायरेक्ट कंपनी अपने नाम करना मुश्किल है, क्यों ना उसकी बहन के जरिए अपने नाम कराई जाए, और अपने दिमाग में एक प्लान रेडी करता है और रजनी से कहता है, आज तुम्हारा पहला दिन है और आज तुम मेरे साथ मीटिंग में चलो और देखो कैसे मीटिंग अटेंड करते हैं। रजनी ऑक बॉस बोल के अपनी कैबिन में चली जाती है। वही रितेश किसी को कॉल करके अपना सारा प्लान समझाता है। फोन काट के एक डेविल स्माइल करता है। कुछ देर बाद रजनी और रितेश मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में रितेश रजनी को जबरदस्ती क्लोरोफॉर्म सुगंध देता है। उसे बेहोशी की हालत में एक खंडर इमारत में ले जाके उसे एक चेयर से बंध देता है।
और ऋषभ को फोन करता है। इन सबसे अनजान ऋषभ अपने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ मजे मस्ती में बिजी था। तभी ऋषभ की वॉच वाइब्रेट होती है। पहले तो वो इग्नोर करता है, फिर कुछ सोचकर अपने बैग से चोरी से अपना फोन लेकर वॉशरूम में चला जाता है। वहां जाके देखता है रितेश की बहुत सारी मिस कॉल है। वो इतनी मिस कॉल देखकर तुरंत ही उसे कॉल करने जाता है। तभी रितेश का फिर से कॉल आता है। ऋषभ कुछ बोल पता उसे पहले है। उधर से रितेश घबराए आवाज में बोल, ऋषभ वो तुम्हारी बहन को किसी ने किडनैप कर लिया है और 50 लाख मांग रहा है। ऋषभ ये सुनते हैं शोक में चला जाता है। थोड़ी देर बाद होश में आके गुस्से और डरे भाव से बोला, वो तो ऑफिस गई थी, फिर किडनैप कैसे हो गई? आया। रितेश घबराए आवाज में बोलता है, ऋषभ मैं उसके साथ मीटिंग में जा रहा था, रास्ते में कुछ लोगों ने हम पे अटैक कर दिया और मुझे बेहोश करके तुम्हारी बहन को उठा के ले गए। आया। मैं जब होश में आया तब मेरे फोन में एक अननोन नामे एक मैसेज आया। मैंने मैसेज खोल तो उसमें लिखा था, अगर लड़की चाहिए तो इस पाते पर 50 लाख लेकर आ जान, पुलिस को खबर करने की कोशिश भी मत करना वरना लड़की बहुत सुंदर है। आए। ऋषभ रितेश की बात सुन के उसकी उंगली उसके फोन पर कस जाती है और रितेश से कहता है, मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं 50 लाख लेकर जाता हूँ। उधर से रितेश कहता है, ऋषभ तुम अकेले मत जाओ, मैं भी चालूंगा, तुम रुको, मैं तुम्हें स्कूल से पिक करता हूँ। आए। ऋषभ ने कुछ नहीं कहा और फोन कट कर दिया। उसके बाद वो क्लास में आया और चुपचाप अपना बैग लिया और बाहर की तरफ चल दिया। ऋषभ के चेहरे पर इस वक्त गुस्से के भाव थे, जिसकी वजह से उसके दोस्तों ने उससे कुछ नहीं पूछा। आया। ऋषभ सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में गया और उनको बता के स्कूल से बाहर चला गया। ये स्कूल ऋषभ का ही था, पर यह बात सिर्फ प्रिंसिपल और टीचर को ही पता थी। वो स्कूल से बाहर आया तो रितेश पहले से वहां खड़ा था। ऋषभ उसकी गाड़ी में बैठे गया, दोनों उस एड्रेस की तरफ निकल पड़े। ऋषभ ने रितेश से कई बार बोला पुलिस को इन्फॉर्म करने को, पर रितेश कुछ ना कुछ बहाने बना देता। ऋषभ को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, पर उसे अभी अपनी बहन की फिक्र थी, इसलिए उसने इस पर ज्यादा नहीं सोचा। थोड़ी देर बाद वो भी उसी खंड इमारत के सामने खड़े थे। ऋषभ और रितेश अंदर गए। अंदर बहुत सारे आदमी ऑटोमेटिक गन लेकर खड़े थे। ऋषभ तो उन्हें डर सा गया, पर उसने रितेश को देखा जो एकदम चिल लग रहा था। ऋषभ मन में बोला, ये इतना चिल कैसे है? वो लोग अंदर आ चुके थे। ऋषभ की नजर जैसे ही सामने बेहोश पड़ी उसकी बहन पर गई। वो दौड़कर उसके पास जाने लगा। वो उसके पास पहुंच पाता उससे पहले ही किसी ने पीछे से उसके सिर पर वार किया और वो वही बेहोश हो गया। कुछ देर बाद ऋषभ को होश आया तो उसे अपने सिर में तेज दर्द हो रहा था, फिर भी उसने अपने दर्द को इग्नोर कर रजनी को ढूंढने लगा, पर वह सिर्फ अंधेर था क्योंकि शायद ऋषभ एक कमरे में बंद था। तभी उस कमरे का गेट खुला और कुछ लोग अंदर आए। ऋषभ उनको देख चिल्लाकर बोला, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? उन सभी में से एक आदमी बोला, जल्द ही पता चल जाएगा ऋषभ। ऋषभ उसकी आवाज सुन हैरान हो बोला, रितेश तुम ये क्या कर रहे हो और मुझे ऐसे बंद क्यों रखा है और मेरी बहन कहाँ है? तभी उस कमरे की लाइट जल गई। तेज रोशनी की वजह से ऋषभ की आंखें बंद हो गई। थोड़ी देर में जब उसने आंखें खोली तो रितेश सामने बैठा डेविल स्माइल कर रहा था। ऋषभ को अब गुस्सा आ रहा था। वो बोला, ये क्या कर रहे हो रितेश, तुम चाहते क्या हो? रितेश ऋषभ की तरफ झुका और बोला, ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हारे 90% शेयर्स चाहिए और कुछ नहीं। ऋषभ को अब सब खेल समझ आ गया था कि कैसे उसकी बहन किडनैप हुई, कैसे रितेश उसे यहाँ लगा। ऋषभ बड़े एटीट्यूड के साथ बोला, अगर मैं तुम्हारे नाम ना करूँ तो ऋषभ की बात सुन रितेश को गुस्सा आ गया। वो उसके जबड़े पकड़ते हुए बोला, तू मेरे नाम करेगा? पता है क्यों करेगा? रितेश ने एक आदमी को एक इशारा किया। वो आदमी रजनी को लेकर उस रूम में आया। रजनी की हालत बहुत खराब थी, उसे कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी। रजनी इस वक्त होश में थी। वो उस आदमी के चंगुल से छुटने की कोशिश कर रही थी। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर ऋषभ रितेश को गुस्से से बोला, देख रितेश, तू जो कर रहा है उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, तू जानता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ? रितेश ऋषभ की बात सुन हंसते हुए बोला, ऋषभ तुझे जो करना है कर लियो, पहले इस पेपर पर साइन कर। रितेश ने एक पेपर उसके सामने कर दिया। ऋषभ ने उस पेपर को देखा और बोला, अगर मैंने इस पेपर पर साइन कर दिया तो क्या गारंटी है मेरी बहन यहाँ से सही सलामत निकल जाएगी? रितेश बोला, मैं जबान का पक्का हूँ ऋषभ, ये बात तू भी जानता है। ऋषभ एक तेज स्माइल के साथ बोला, हाँ वो तो जनता हूँ, तू कितना जबान का पक्का है? मेरे हाथ खोल, में साइन करता हूँ। रितेश ने एक आदमी को इशारा किया और उसने ऋषभ का हाथ खोल दिया। ऋषभ ने पेन लिया और साइन करने वाला ही था कि उसकी बहन चिल्लाते हुए बोली, ऋषु साइन मत करना, अगर तूने साइन कर दिया तो ये लोग तुझे जिंदा नहीं एल। तभी रजनी के गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा और वो जमीन पर गिर गई। ऋषभ अपनी जगह से भागकर उसके पास जाने लगा। तभी रितेश के अदमियों ने उस पे गन तान दी। ऋषभ वहीं रुक गया और रितेश को गुस्से से देखने लगा। रितेश पेपर लेकर उसके पास आया और बोला, इस पे साइन कर और इसे यहाँ से ले जा। ऋषभ गुस्से में बोला, मैं नहीं करूंगा साइन, पहले रजनी को छोड़। अब रितेश इरिटेट होते हुए बोला, अगर तूने अभी के अभी इस पे साइन नहीं किया तो तेरी बहन बहुत ही खूबसूरत है, मेरे आदमी यही इसके साथ सुहागरात मनाने लगेंगे। ऋषभ को रितेश की बात सुन बहुत गुस्सा और घिन दोनों आ रही थी। वो मन में सोच रहा था, मैंने कैसे इंसान पर भरोसा किया है। ऋषभ फिर से साइन करने लगा। इस बार फिर से रजनी कुछ बोलने ही वाली थी कि रितेश के आदमी ने उसका मुंह बंद कर दिया। ऋषभ ने सारे पेपर साइन कर रितेश को दे बोला,
अब तो मेरी बहन को जाने दो एल। रितेश पेपर चेक कर डेविल स्माइल के साथ बोला, जाने तो देगे, पहले कुछ मजे तो ले लिए जाए। रितेश की बात सुन ऋषभ ने उसका कॉलर पकड़ बोला, तुझे जो चाहिए था मिल गया ना, अब उसे जाने दे। रितेश अपना काला छोड़ाते हुए बोला, सब कुछ नहीं मिला ना, अभी ये बाकी है। रितेश ने अपने एक आदमी को इशारा किया, उसने रजनी को घसीटते हुए एक कमरे में ले गया। ऋषभ हाथ जोड़ बोला, रितेश प्लीज उसे छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। पर रितेश ने उसकी एक नहीं सुनी और एक आदमी को कुछ इशारा किया, उसने ऋषभ को पकड़ के उसी कमरे में ले गए और एक चेयर पर बांध दिया। रजनी बेसुध सी हालत में बेड पर पड़ी थी, उसे एक ड्रग दिया था जिससे वो होश में नहीं थी। तभी रितेश कमरे में आया और रजनी के पास गया। ऋषभ उससे भीख मांगता रहा पर रितेश पे आज भूत सवार था। उसने ऋषभ ने सामने ही उसकी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। ऋषभ रोता रहा और गिड़गिड़ाता रहा पर रितेश को कोई असर नहीं हुआ। सब कुछ करने के बाद रितेश एक सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल देकर वॉशरूम में चला गया। ऋषभ लाचारी में बस रोता रहा। तभी रजनी को हल्का सा होश आया, उसे अपने पूरे बदन में बेहिसाब दर्द हो रहा था पर इस वक्त उसे अपनी नहीं ऋषभ की फिक्र थी। वो बेड से उठी और अपने कपड़े पहने और लड़खड़ाते हुए ऋषभ के पास पहुंची और उसके हाथ पैर खोलने लगी। ऋषभ अपनी बहन की हालत देख और रोने लगा। रजनी ने जैसे ही उसके हाथ पैर खोले ऋषभ उसके गले लग गया और बोला, दीदी मुझे माफ कर दो, सब मेरी वजह से ही हुआ है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रजनी ने उसे अपने से दूर किया और लड़खड़ाती आवाज में बोली, अभी यहाँ से भागना जरूरी है, और उसका हाथ पकड़ बाहर जाने लगी। उसने जैसे ही गेट खोल तो सामने कोई नहीं था। दोनों किसी तरह से वहां से बाहर आए तो वहां एक ब्लैक BMW थी। ऋषभ जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया पर जैसे ही रजनी पैसेंजर सीट पर बैठने वाली थी किसी ने पीछे से उसे गोली मार दी। ऋषभ गोली की आवाज सुन दौड़कर उसके पास आया और उसे उठाकर कार में बैठाने लगा पर रजनी ने उसे वही रोक दिया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, ऋषभ तू जा, मैं अब नहीं बच सकती और इस दाग के साथ जिंदगी जीना मुश्किल है, इससे बढ़िया मैं मर ही जाऊं। ऋषभ रोते हुए बोला, दीदी आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम बच जाओगी। रजनी उसका हाथ और जोर से पकड़ बोली, जिद छोड़ और जा यहाँ से और मुझसे एक प्रॉमिस कर, इस जैसे दरिंदों को तू इनकी किए की सजा जरूर देगा। ऋषभ बोला, दी इनको मैं खुद सजा दूंगा, पहले हमें हॉस्पिटल चलना है। तभी रजनी की बॉडी ढीली पड़ गई। ऋषभ उसे गोद में ले रोने लगा और बोला, दी मेरा वादा है आपसे, इन कमीनों को मैं मौत से भी बदतर सजा दूंगा। तभी वह रितेश और उसके आदमी दौड़कर आते दिखाई दिया। ऋषभ ने अपनी बहन को एक बार देख और कार में बैठ भागने लगा। उसे भागता देख रितेश चिल्लाते हुए बोला, पकड़ो उसे और मार डालो, अगर वो जिंदा बचा तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। कुछ देर बाद एक सुनसान सड़क पर ऋषभ अपनी कार बहुत तेजी से भागा रहा था। वही रितेश के आदमी उसके पीछे पड़े थे। तभी उनमें से एक आदमी ने ऋषभ की कार के टायर पर गोली चला दी जिससे ऋषभ की कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उसकी कार कई सारी पाल्टी खाते हुए एक जगह जाकर रुक गई। रितेश के आदमी ऋषभ की कार के पास आए और उसकी नब्ज चेक की तो उन्हें लगा ऋषभ मर चुका है। वो सब वापस से अपनी कार में बैठकर निकल गए पर ऋषभ ने अपनी सांसें रोक रखी थी। उनके जाते ही वो किसी तरह कार से बाहर निकला और आसपास किसी को ढूंढने लगा और उस दिन किस्मत से मैं भी उसी रास्ते से घर जा रहा था। तब मुझे वहां पर ऋषभ आधमरी हालत में मिला। मैं उसे अपने घर ले आया और उसका इलाज किया। कुछ देर बाद ऋषभ जब पूरी तरह से होश में आया तो सबसे पहली दीदी चिल्लाने लगा। मैंने उसे किसी तरह शांत किया और उससे पूछा क्या हुआ था। उसके साथ ऋषभ ने मुझे सब कुछ बताया। सब जानने के बाद मेरी आंखों से खुद आंसू आने लगे। मैंने बोला, तुम पहले अपने घर वालों को इन्फॉर्म करो। ऋषभ ने मना किया और मेरा फोन मांगा और अपनी जेब से एक कार्ड निकाल एक माफिया को फोन कर दिया। एल प्रेजेंट विवान उन दोनों को सब बता ही रहा था कि पीछे से ऋषभ चिल्लाते हुए बोला, तू क्या कर रहा है, तुझे मना किया था ना कि इस बारे में बात नहीं करनी है। तीनों उसकी आवाज सुन डर गए। इन्होंने ऋषभ की तरफ देखा जो उन्हें घूर रहा था। ऋषभ तीनों के पास आया और बोला, चलो चलने का वक्त हो गया है। अवनी और कोमल तो दौड़ते हुए नीचे चले गए। वही जब विवान जाने को हुआ तो ऋषभ ने उसे रोक लिया और बोला, तुझे मना किया था न कि इस बारे में तुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। विवान ऋषभ की आंखों में आंखें डाल बोला, वो कोई और नहीं तेरी पत्नी है और उसका पूरा हक बनता है तेरे बारे में सब कुछ जानने का। ऋषभ को विवना की बात सही लगी। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, अच्छा ठीक है, बता दियो उसे सब कुछ, अब चलते हैं, जाने को लेट हो रहा है। दोनों जब नीचे पहुंचे तो सब उनका वेट कर रहे थे। ऋषभ सबके पास जा बोला, मोम डेड में वापस जा रहा था। गीता जी खड़ी होते हुए बोली, बेटा कुछ दिन रुक नहीं सकते। ऋषभ उसका हाथ पकड़ बोला, मोम में 1-1.5 महीने में आ ही जाओगा। गीता जी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। राकेश जी भी सोफे से खड़े हुए और ऋषभ को उसका ध्यान रखने को बोला। फिर चोरों ने गीता जी और राकेश जी का आशीर्वाद लिया और निशा के पास गए और एक एक कर निशा को हक करने लगे। जब अवनी ने निशा को हक किया तो निशा ने धीरे से बोला, भाभी ऋषभ का ख्याल रखना। अवनी निशा की बात सुन एकदम शॉक्ड हो गई और सोचने लगी उसे कैसे पता कि ऋषभ और उसकी शादी हो गई। निशा अवनी को इतना शॉक्ड देख कान में बोली, भाभी आप इतना मत सोचिए, कुछ दिन में आपको सब पता चल जाएगा। अवनी होश में आई और हाँ में सिर हिलाया।
चारों वहां से विवान की कार में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। बीच में ही ऋषभ के बॉडीगार्ड की गाड़ियों ने उन्हें कवर कर लिया। प्लेन में अवनी कोमल एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे, वही ऋषभ विवान कुछ डिस्कशन कर रहे थे। तभी अवनी को कुछ याद आया और वो विवान देख बोली, विवान तुमने आज कोमल को खून पीने वाली पिचनी क्यों बोला? विवान अवनी को देख बोला, अरे अवनी मैं क्या बताऊं, अपनी दोस्त से ही पूछ लो मैं उसे ऐसा क्यों बोला। अवनी ने कोमल को सवालिया नजरों से देखने लगी। कोमल अपनी नजरें चुराने लगी और बोली, मुझे ऐसा क्या देख रही है, मुझे नहीं पता वो मुझे ऐसा क्यों बोला। अवनी कोमल को घूरते हुए धीरे से बोली, मुझे पता है तू कुछ छुपा रही है, अब बता क्या बात है। कोमल उससे धीरे से बोली, मैं बाद में बताऊं प्लीज। अवनी ने सोचते हुए बोला, अच्छा ठीक है कल कॉल्स में जरूर बताएगी। कोमल ने हाँ में सिर हिला दिया। शाम 4 बजे 4 रो वापस से मुंबई आ चुके थे। ऋषभ अवनी चोपर से कुंद्रा पैलेस के लिए निकल गए। विवान कोमल को छोड़ने के लिए उसके साथ घर गया। कुंद्रा पैलेस में अवनी और ऋषभ दोनों पैलेस में आए और अपने कमरे में चले गए। ऋषभ कमरे में आ सीधे कोलजेट की तरफ चल गया और एक लोअर टी शर्ट पहन वापस आया और सोफे पर बैठ अपना लैपटॉप में ऑफिस का काम करने लगा। अवनी भी फ्रेश हो अपनी नाइट ड्रेस पहन ली और ऋषभ के पास जा बोली, आप स्नैक्स खाएंगे? ऋषभ ने भी हाँ में सिर हिला दिया। अवनी कमरे से बाहर आई और किचन की तरफ चली गई। अवनी के जाते ही ऋषभ का फोन बजा। ऋषभ ने एक बार फोन को देखा और फोन पिक कर लिया। उधर से विवान बोला, ऋषु हमें कल दुबई जाना होगा, हमारे हथियारों को दुबई गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया है। ऋषभ ने बड़े संत भाव से बोला, ठीक है हम कल चलेंगे, सीक्रेट सिस्टम के लोगों को बोल दो दुबई के सारे काले चिट्ठे मुझे कल मॉर्निंग तक चाहिए। विवान एक स्माइल के साथ बोला, हो जाएगा बॉस। फिर कुछ याद आते हुए बोला, मल्होत्रास का क्या करना है? ऋषभ ने सानत भाव से ही बोला, उनकी कंपनी बंद होने की कगार पर है, जैसे ही उनकी कंपनी पूरी तरह से बंद हो जाए जो सबके साथ होता है उनके साथ भी वही होगा। विवान समझ गया कि ऋषभ के कहने का क्या मतलब है। उसने ठीक है बोलकर फोन काट दिया। ऋषभ भी अपने लैपटॉप में दोबारा काम करने लगा। थोड़ी देर बाद अवनी कुछ स्नैक्स लेकर आई और दोनों ने स्नैक्स खाया। फिर ऋषभ उठकर अपने स्टडी रूम में चला गया और अवनी भी अपने लैपटॉप लेकर बैठ गई। काम करते करते 7 बज चुके थे। ऋषभ जब वापस अपने कमरे में आया तो देखा अवनी साफे पर ही सो गई है। ऋषभ कुछ देर तक उसे देखता है, फिर उसे उठाते हुए और बोला, स्वीट हार्ट खाना खा लो फिर सो जाना। अवनी भी चुपचाप उठ गई। थोड़ी ही देर में एक मैट खाना लेकर आए और दोनों अपना डिनर करके एक दूसरे को बाहों में भर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ऋषभ की जल्दी उठ गया। उसने देखा अवनी उसे कसकर पकड़कर सोई है। ऋषभ ने उसे और कसकर पकड़ लिया। अवनी नींद में ही कसमसाने लगी। थोड़ी देर बाद ऋषभ ने अवनी को छोड़ा और उठकर कोलजेट की तरफ चला गया। ऋषभ ने अपने जिम वेयर पहना और जिम में चला गया। 1 घंटे बाद जब वो जिम से आया तो देखा अवनी अभी भी घोड़े बेचकर सो रही है। ऋषभ अवनी के पास गया और उसके ब्लैंकेट को खींचने लगा, पर अवनी ने ब्लैंकेट को इतनी जोर से पकड़ा था कि जैसे वो उसका सुरक्षा कवच हो। ऋषभ उससे उठाते उठाते हुए परेशान हो गया। ऋषभ इरिटेट होकर उसे गोद में उठा लिया और वॉशरूम में ले जाकर बाथटब में पटक दिया। अवनी पानी में गिरते ही उठ गई और चिल्लाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? ऋषभ उसे घूरते हुए बोला, मैं तुम्हें उठा रहा था पर तुम उठने को रेडी ही नहीं तो हार मान के मुझे यही कदम उठाना पड़ा। अवनी मासूम का फेस बनाकर बोली, भला इतनी नन्ही मासूम सी जान को कोई ऐसे उठाता है क्या? ऋषभ उससे घूरते हुए ही बोला, कौन सी नन्ही जान? अवनी बोली, मैं और कौन? ऋषभ हंसते हुए बोला, तुम वो भी मासूम स्वीट हार्ट, ये कब हुआ? तुमसे बड़ा शैतान शायद कोई हो भी ना। अवनी ऋषभ को घूरते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ, पर मैं शैतान दुनिया वालों के लिए हूँ, आपके लिए तो मासूम सी बच्ची हूँ। ऋषभ ने हाँ में सिर हिला, बोला, अच्छा ठीक है मान लिया। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हें कॉलेज भी जाना है। ऋषभ अवनी को बाथरूम में छोड़कर वापस अपने रूम में आ गया। उसके जाने के बाद अवनी बाथटब से उठी और फर्श होने लगी। थोड़ी देर में अवनी एक बाथरोब पहनकर रूम आई और कोलजेट रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों रेडी होकर नीचे आए और डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगे। ऋषभ ने ब्रेकफास्ट खाते हुए अवनी से बोला, स्वीट हार्ट मुझे कुछ दिनों के लिए दुबई जाना है, तब तक तुम अगर चाहो तो कोमल के साथ रह सकती हो। पर अब दुबई क्यों जा रहे हैं? ऋषभ बोला, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। अवनी बोली, अच्छा ठीक है, पर कोमल के यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने बेस पर जाना है, वहाँ कुछ अर्जेंट काम है। ऋषभ ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और बस हम में जवाब दिया और अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। दोनों ने अपना ब्रेकफास्ट करके अपनी अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। ऋषभ दुबई के निकल गया और अवनी कॉलेज के लिए, मुंबई यूनिवर्सिटी। अवनी आज भी अपनी रोल्स रॉयस से आई थी, उसके साथ उसकी बॉडीगार्ड कृति भी थी। दोनों जैसे ही अपनी कार से बाहर आई उन्हें कोमल उनके पास आती हुई दिखाई दी। कोमल अवनी के पास आई और बोली, क्या बात है भाई, आज मैडम इतनी जल्दी कैसे? अवनी स्माइल के साथ, अरे तुझे तो पता है उन्हें जल्दी उठने की आदत है और वो मुझे भी जल्दी उठा देते हैं, तो मैंने सोचा लेट जाने से अच्छा जल्दी ही चलो। तभी अवनी को कुछ याद आया और वो सीरियस टोन में बोली,
हमें कुछ दिनों के लिए बेस पर रहना होगा। रोहित का मैसेज आया था, बेस में कुछ लोगों ने हमले किए हैं और मुझे जहां तक उम्मीद है ये काम डेड का है। कोमल ने भी हाँ में सिर हिला बोली, अवनी तू सही बोल रही है, अंकल के अलावा किसी और को नहीं पता कि क्वीन ऑफ डार्क का बेस कहाँ पर है। अवनी ने हम में जवाब दिया और बोली, चल अभी लेक्चर का टाइम हो रहा है, यहाँ से हमें सीधा बेस के लिए निकलेंगे। कोमल कुछ सोचते हुए बोली, पर ऋषभ कुछ नहीं बोलेगा अगर तू उसके साथ नहीं रहेगी तो। अवनी ने इसका जवाब दिया, वो और विवान कुछ दिनों के लिए दुबई जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे बेस पर रहने की परमिशन दे दी है। कोमल बोली, अच्छा उस एक्डू ने मुझे तो कुछ नहीं बताया। कोमल की बात सुन अवनी को कुछ याद आया और वो बोली, विवान से मुझे याद आया तू मुझे कुछ बताने वाली थी। कोमल ना समझी में बोली, मैं क्या बताने वाली थी। अवनी एक आईब्रो अपर कर बोली, तेरे और विवान के झगड़े के बारे में। इस पर अवनी शर्मा गई और बोली, वो तो बस हमारी ऐसे ही लड़ाई हो गई थी। अवनी उसे सारमाता देख समझ गई थी कुछ तो बात है जो कोमल शर्मा रही थी। अवनी बोली, अब मुझे भी नहीं बताएगी कि ऐसा क्या हुआ जो तू इतना शर्मा रही है। कोमल अवनी की बात सुन और शर्माने लगी और बोली, अच्छा अवनी मैं तुझे सब बताऊंगी, पहले हमें लेक्चर में चलना चाहिए वरना शर्मा सिर्फ फिर कुछ ना कुछ बातें सुनाएंगे। इस पर अवनी हंसते हुए बोली, तू भूल रही है कोमल, ये कॉलेज मेरा है और मुझे और मेरी दोस्त को कैसे कोई भी कुछ बोल सकता है। कोमल बोली, अबे मैं तो भूल ही गई थी कि ये कॉलेज तो तेरा है, पर लेक्चर तो हमें अभी भी अटेंड करना पड़ेगा। आगे फिर दोनों सीधा अपने लेक्चर अटेंड करने चले गए। वो लोग जब क्लास में पहुंचे तो शर्मा सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, पर सर ने अवनी, कोमल और कृति को बिल्कुल नहीं डांटा बल्कि बड़े प्यार से उनका हाल चाल पूछा और उनकी सीट और बैठा दी। दोनों ने अपना लेक्चर किसी तरह खत्म किया। लेक्चर खत्म होते ही अवनी कोमल को देख बोली, देख कोमल अब कोई बहाना नहीं चलेगा, सच सच बता क्या हुआ है तुम दोनों के बीच। अवनी की बात सुन कोमल शर्माने लगी पर अपने आप को संभाल बोली। उसने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, अच्छा मैं तुझे सब कुछ बता रही हूँ पर तू प्रोमिस कर हंसेगी नहीं। अवनी ने उसके हाथ पकड़ बोली, प्रोमिस में नहीं हंसूगी। कोमल ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, ये उस दिन की बात है जब तूने विवान को मेरे घर भेजा था। उस दिन विवान ने ड्रिंक की हुई थी। वो जब मेरे घर आया तो बहुत ही नशे में था। मुझे पहले तो लगा उसे बाहर निकाल दूं, पर वो हमारा दोस्त था और तुमने भी बोला था इसलिए मैंने उसे वहीं रहने दिया। पर उस दिन उसमें पता नहीं किसकी आत्मा आ गई थी, वो उठपटांग हरकतें कर रहा था। मैं उसे किसी तरह संभाल रही थी, तभी अचानक से हम दोनों का पैर फिसला और हम दोनों सोफों पर गिर गए। मैं उसके नीचे थी और पता नहीं हम दोनों को क्या हुआ, हम एक दूसरे को किस करने लगे। आए अवनी कोमल को रोकते हुए हैरान हो बोली, क्या तुम दोनों ने किस किया। आए कोमल उसका मुंह बंद करते हुए बोली, थोड़ा धीरे बोल सब सुन लेंगे। अवनी ने उसका हाथ अपने मुंह से हटाया और धीरे से बोली, तुम दोनों ने किस किया। कोमल ब्लश करते हुए हाँ में सिर हिलाया। अवनी थोड़ा खुश होते हुए बोली, अच्छा आगे क्या हुआ। आए कोमल आगे बोलने लगी, हाँ मत दोनों किस करने में इतना खो गए थे कि हम लगभग 1 घंटे से एक दूसरे को किस कर रहे थे। हम दोनों अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए और आगे बढ़ने लगे। तभी मैं वापस से होश में आई और विवान के लिप्स को जोर से काट लिया, जिससे विवान जितना भी नशे में था सब उतर गया और उसके लिप्स से खून आने लगा और उसका कुछ खून मेरे लिप्स पर भी था। इसी वजह से वो मुझे बार बार खून पीने वाली पिचनी बोलता है। आए अवनी कोमल की बात सुन हंसने लगी और बोली, क्या यार तूने अपने फर्स्ट किस को क्या बर्बाद किया है, किस करने वाले को ही जख्मी कर दिया। आए कोमल चिढ़ते हुए बोली, तूने प्रोमिस किया था, तू हंसेगी नहीं। आए अवनी किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल कर बोली, अच्छा मैं नहीं हंस रही अब, पर तूने विवान के साथ सही नहीं किया। किस तो तुम दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से हो रहा था ना, तो विवान को सजा क्यों मिले। कोमल ने हाँ में सिर हिला बोला, हाँ यार अवनी तू सही बोल रही है, मैंने कई बार सोचा उससे माफी मांग लूं, पर जैसे ही मैं कुछ बोलने वाली होती वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता जिससे मुझे उस पर और गुस्सा आ जाती। आए अवनी बोली, अच्छा ठीक है मैं उससे बात करूंगी और बाद में तू उससे माफी मांग लेने। कोमल ने भी हम में जवाब दिया। आया दूसरी तरफ दुबई में ऋषभ का प्लेन लैंड हुआ। उसके लैंड होते हैं कई सारे बॉडीगार्ड ने एक रास्ता बना, दोनों साइड खड़े हो गए। तभी ऋषभ के प्लेन का गेट खुला। सबसे पहले ऋषभ के 10 खास बॉडीगार्ड आए निकले और उनके बीचों बीच बड़े ही एटीट्यूड के साथ ऋषभ मास्क लगाए आया। उसके पीछे विवान और रोनित भी आए। ऋषभ की सिक्योरिटी इतनी टाइट इसलिए थी क्योंकि ऋषभ दुबई की गवर्नमेंट ने ऋषभ का प्लेन तैयार किया था। ऋषभ सीधा अपनी बुलेट प्रूफ कार में आके बैठा और बुर्ज खलीफा की तरफ चल दिया। आया ऋषभ की करों का काफिला देखकर दुबई की पब्लिक हैरान थी, क्योंकि एक साथ 100 से भी ज्यादा ब्लैक लग्जरी कारें एक कार को कवर करके चल रही थी। सबको ये लग रहा था कोई बहुत बड़ी हस्ती आया है। ऋषभ की कार बुर्ज खलीफा पहुंचने से पहले ही ऋषभ के बॉडीगार्ड वहां अपना भेस बदलकर अंदर घुस चुके थे। आज पूरी बिल्डिंग को टूरिस्ट के लिए बंद किया हुआ था, क्योंकि आज दुबई के शेख यहां ऋषभ से मीटिंग करने वाले थे।
ऋषभ की कार सीधा बिल्डिंग के सामने आके रुकी। विवान दौड़कर बाहर निकला और ऋषभ का गेट खोला। ऋषभ बड़े ही एटीट्यूड के साथ बाहर निकला। वो सीधा अंदर की तरफ चल पड़ा। आई जैसे ही वो बिल्डिंग में चेकिंग एरिया पर पहुंचे, वहां की पुलिस और गार्ड ने सबको रोक दिया और सिर्फ ऋषभ, विवान और रोनित को अंदर जाने की परमिशन दिया। इस पर विवान कुछ बोलना चाहता था पर ऋषभ ने उसे रोक दिया। तीनों वहां से अंदर आके लेफ्ट में चले गए। वो लोग सीधा बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंचे। आए तीनों जैसे ही टॉप फ्लोर पर पहुंचे, वहां शेख के कई सारे बॉडीगार्ड गन लिए इन्हीं का इंतजार कर रहा था। आए बॉडीगार्ड तीनों को लेकर शेख के ऑफिस में गए। आए तीनों जैसे ही अंदर घुसे तो देखा सामने शेख बड़े ही शान से सोफे पर बैठकर ऋषभ के आने का ही वेट कर रहा था। आए ऋषभ को देखकर शेख अपनी जगह से खड़ा हुआ और ऋषभ के पास हाथ आगे कर बोला, वेलकम टू दुबई मिस्टर आरके। आई होप आपको आने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। आए ऋषभ ने भी उससे हाथ मिलाया और बोला, अरे कैसी बात कर रहे हैं शेख साहब, हमें कैसी तकलीफ। फिर एक डेविल स्माइल के साथ बोला, तकलीफ तो उन्हें होती है जहां हम जाने वाले होते हैं। आए शेख ऋषभ की बातों का मतलब अच्छे से समझ रहा था। वो हंसते हुए बोला, अरे मिस्टर आरके आप गलत समझ रहे हैं, हमें तो बस आपसे मुलाकात करनी थी इसलिए हमने ये खेल खेला। ये तो आप भी जानते हैं कि आपसे मिलना नामुमकिन है। आए ऋषभ बोला, अच्छा चलिए अगर आप सच बोल रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि हमसे मुलाकात क्यों करना चाहते थे। आए शेख साहब ने बैठने का इशारा किया। ऋषभ जाके सोफे पर बैठ गया और रोनित और विवान दोनों उसके पीछे खड़े हो गए। आए शेख साहब भी बैठ गए। ऋषभ ने उन्हें बोलने का इशारा किया। शेख साहब ने बोलना शुरू किया, देखिए मिस्टर आरके, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छी डील है जिससे हम दोनों इतना पैसा कमाएंगे कि कोई लिमिट ही नहीं होगी। आए ऋषभ अपने दोनों हाथ फोल्ड कर बोला, अच्छा ऐसी कौन सी डील है। आए शेख साहब ने आगे बोला, देखिए मिस्टर आरके, मेरी ड्रग्स की बहुत सारी फैक्ट्रीज है जिसमें अब इतना ज्यादा ड्रग्स प्रोड्यूस होता है कि हम पूरा बेच भी नहीं पाते। मैं चाहता हूं कि आप हमारे ड्रग्स इंडिया में बेचने दो और जो भी मुनाफा होगा दोनों 50-50 कर लगे। आए ऋषभ शेख साहब की बात सुन थोड़ा गुस्से से बोला, आप क्या चाहते हैं मैं अपने देश के युवाओं की जिंदगियां बर्बाद करूं। आए शेख साहब ऋषभ को बीच में रोकते हुए बोले, मिस्टर आप कैसी बात कर रहे हैं, हम अपने देश के नौजवानों को कैसे बर्बाद कर सकते हैं। मैं तो बस ये बोल रहा हूँ जिनकी ड्रग्स आदत बन चुकी है हम उन्हें अपने ड्रग्स बेचेंगे। आए ऋषभ गुस्से में बोला, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके ड्रग्स बेचने में, तो प्लीज अगली बार मुझे ऐसे प्रपोजल के लिए परेशान मत करना वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब मैं चलता हूँ अपने, मेरा और भी काम है। ऋषभ सोफे से उठने ही वाला था कि शेख साहब अपनी टोन चेंज कर बोले, आरके मैं तुझे प्यार से ऑफर दे रहा हूं तो मान जा वरना मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। आए ऋषभ शेख की बात सुन वापस से अपनी जगह बैठ गया और शेख को बड़े दया वाले भाव से देखने लगा। शेख ऋषभ को बैठता देख सोचने लगा कि ऋषभ उसकी धमकी से डर गया। शेख बोला, मिस्टर आप टेंशन मत लो, अगर आप मेरा ऑफर प्यार से मान लो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आए ऋषभ शेख की बातें सुन हंसते हुए बोला, अरे शेख साहब आप क्या बोल रहे हो, मुझे प्रॉब्लम होगी वो भी आपसे। आए शेख साहब ऋषभ की बात से चिढ़ गए और बोले, तुम अपने आप को कहीं का सहनसा समझते हो, जो मुझसे डर नहीं लग रहा, तुम भूल रहे हो तुम अभी मेरी कंट्री में हो। आए ऋषभ एक डेविल स्माइल के साथ बोला, अरे शेख साहब आप ये क्यों भूल जाते हैं कि मैं क्या हूँ, और रही बात ये आपकी कंट्री की तो मैं इसे एक दिन में बर्बाद कर सकता हूँ। आए शेख साहब और ज्यादा भड़क गया और चिल्लाते हुए अपने बॉडीगार्ड से बोला, पकड़ लो इन्हें और ले जाके मेरे शेरा को खिला दो। आए शेख के बॉडीगार्ड ऋषभ को चुभी पता उससे पहले रूम में छुपे ऋषभ के सरसेट बॉडीगार्ड ने सभी गार्ड्स को मौत के घाट उतार दिया। शेख साहब को तो समझ ही नहीं हुआ कि अभी अभी उनके सामने हुआ क्या है। उन्होंने ऋषभ की तरफ देखा जो एक तीखी स्माइल के साथ उसे देख रहा था। शेख साहब उसके पास आए और उसका कॉलर पकड़ने ही वाले थे कि विवान ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे शेख साहब ऐसी गलती भूल कर भी मत करिएगा वरना आपका नमो निशान इस दुनिया में नहीं रहेगा। आए शेख विवान की धमकी सुन थोड़ा डर गया और वापस अपनी जगह बैठ बोला, मिस्टर आप सीधी बात करते हैं, तुम मुझे इंडिया में ड्रग्स बेचने दो, बदले में तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। आए ऋषभ शेख की बातें सुन बोला, शेख साहब आपको नहीं लगता आप गलत बोल रहे हैं, यहाँ चारों तरफ सिर्फ मेरे लोग हैं और आप मुझे जिंदा छोड़ने की बात कर रहे हैं। आए शेख साहब बोले, यहाँ से तो तुम बच जाओगे पर दुबई से बाहर कैसे जाओगे, पूरी दुबई मेरे इशारों पर चलती है। आए ऋषभ एक डेविल स्माइल के साथ विवान से एक फाइल ली और बोला, सही कहा शेख साहब, दुबई आपके इशारों पर चलती है और अब आप हमारे इशारों पर चलेंगे। और वो फाइल शेख के सामने कर दी। आए पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, फिर उसने फाइल उठा पढ़ना शुरू किया तो उसके होश उड़ गए। आगे शेख साहब ने जैसे जैसे फाइल के पन्ने पलटते गए वैसे वैसे उनके भाव हैरानी से बदलते गए। शेख साहब ने पूरी फाइल पढ़ी और ऋषभ को देख जो एक कतीलाना मुस्कुराहट के साथ उस देख रहा था। आए शेख को अब ऋषभ से डर लग रहा था। वो बोला, मिस्टर आरके आप इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा एक्शन कैसे ले सकते हैं, आप जो बोले गे मैं करने को तैयार हूँ, बस ये सब लीक नहीं होना चाहिए। ऋषभ शेख को देख बोला, अरे शेख साहब आपने ही बोला था ना कि मैं यहाँ से जा नहीं सकता, तो मैंने आपको एक ट्रेलर दिखा दिया कि मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। आए
शेख बोला, मिस्टर आर के, मैं अपनी बातों के लिए माफी मांगता हूँ, आप यहाँ से आराम से जा सकते हैं, बल्कि आप बोले तो मैं आपको खुद एयरपोर्ट तक छोड़ने आऊंगा। आए। ऋषभ बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है शेख साहब, बस आप एक बात याद रखिएगा, अगर इंडिया में आपके ड्रग्स दिखे तो आप इस दुनिया में नहीं दिखेंगे। आए। शेख को ऋषभ की बात सुनके बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज तक उससे किसी ने ऐसे बात नहीं की। वो शांत इसलिए था क्योंकि वो समझ चुका था कि आरके को कंट्रोल करना उसके बस का नहीं, आरके बहुत ज्यादा पावरफुल है। आय। ऋषभ फिर वहां से उठा और बाहर जाने लगा। उसको बाहर जाता देख शेख ने उसे रोका और बोले, आप पहली बार हमसे मिलने आए हैं तो ये हमारी तरफ से आपका गिफ्ट है। शेख ने एक पेंटिंग की तरफ इशारा कर दिया। आए। ऋषभ ने जब उस पेंटिंग को देखा तो कहीं खो गया, क्योंकि वो पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत थी। आए। ऋषभ होश में जब आया, जब शेख ने उसे बुलाया, ऋषभ पेंटिंग के पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसने पूरी पेंटिंग देखी, पर जैसे ही पेंटर का नाम देखा वो शॉकेड रह गया। आए। क्योंकि ये पेंटिंग दुनिया के सबसे मशहूर पेंटर लॉरा ने बनाई थी। मिस लॉरा एक बहुत ही मशहूर पेंटर है, पर आज तक उन्हें किसी ने नहीं देखा। उनकी पेंटिंग अरबों में बिकती है। आज तक उन्होंने सिर्फ 50 ही पेंटिंग बनाई है, जिनमें से 10 ऋषभ के पास खुद है। उसे लॉरा की पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद है। ऋषभ ने वो पेंटिंग खुशी खुशी एक्सेप्ट की और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद शेख ने चैन की सांस ली। उन्हें डर था, अगर ऋषभ ने उस फाइल को दुनिया के सामने ला दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, जो वो खुद भी नहीं संभाल सकते थे। आए। सबके जाने के बाद शेख वापस से अपनी जगह पर बैठ गया और वाइन की शिप लेने लगा। तभी शेख का बेटा अंदर आया और अंदर का हाल देख फिक्र करते हुए बोला, अब्बू आप ठीक तो है ना, और ये सब किसने किया? शेख ने उसे शांत कराते हुए बोला, तैमूर मैं ठीक हूँ और ये सब किया धर आरके का है। आए। तैमूर को कुछ समझ नहीं आया, ये आरके कौन हो? तभी उसे याद आया कि उसने आरके के बारे में अपने दोस्तों से सुना था। वो बोला, अब्बू आरके यहाँ आया था। शेख ने हाँ में सिर हिलाया। आए। तैमूर बोला, डैड मैंने सुना है वो बहुत पावरफुल, पर उसकी हिम्मत कैसे हुआ हमारे देश में आके आपके बॉडीगार्ड को ऐसे मारने की, ऊपर से जिंदा कैसे चला गया? आए। शेख ने उसे संत करते हुए बोला, बेटा तैमूर मैंने भी यही गलती की थी, उसे कम समझने की, और जब मुझे उसकी ताकत का अंदाज हुआ तो मैं खुद चुप हो गया। तुम उसे नहीं जानते, जब उसके बारे में जानोगे तो तुम खुद उसके आगे सिर झुकाओगे। तैमूर गुस्से से बोला, अच्छा ऐसा भी क्या है? होगा वो बहुत पावरफुल, पर मेरे देश में हमसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। आए। शेख तैमूर की बात सुन बोला, बेटा तुझे सच में लगत है तो जरा ये देख। शेख ने वो फाइल तैमूर को दे दी। तैमूर ने भी वो फाइल ली और पढ़ना शुरू किया, और जैसे जैसे वो पेज पढ़ रहा था उसकी आंखें बाहर आने को थी। वो शेख को देख बोला, अब वो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे मिल गई? इतनी डिटेल में तो मैं भी नहीं जानता था। आए। शेख बोले, यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, हमारी इतनी डीप इन्फॉर्मेशन आज तक कोई नहीं निकाल पाया, तो आरके ने कैसे किया? मुंबई। अवनी अपने बेस में बैठी सीसीटीवी फुटेज देख रही थी कि कौन कौन हमले में शामिल था, पर उसे वहां कुछ नहीं दिख रहा था। किसी ने फोटोज को पहले ही डिलीट कर दिया था। अवनी ने फिर अपनी हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया और कुछ ही मिनटों में सारी फुटेज वापस आ गई। इस बार अवनी को पता चल गया कि हमला किसने कराया था। अवनी पीछे खड़ी कोमल को बोली, मैं बिल्कुल सही थी, ये काम डेड का है। कोमल ने बोला, अवनी अगर ये बात ऋषभ को पता लगी ना तो वो इस बार तुम्हारे डेड को सच में मार डालेगा। अवनी ने हमें जवाब दिया और बोली, आए। उन्हें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए, वरना बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कोमल ने हाँ में सिर हिलाया। तभी उसे कुछ याद आया और वो अवनी को देख बोली, हम तो छुपा लेंगे, पर ऋषभ के खुफिया लोगों से कैसे छुपाएंगे? वो लोग तो हम पे नजर रखे हुए हैं। आए। अवनी ने भी सोचते हुए बोला, उनको मैं देख लूंगी। अच्छा डेड को उनके कारनामों का इनाम देने की तैयारी करो, इस बार उन्हें और भी अच्छा गिफ्ट मिलना चाहिए। आए। कोमल ने पूछा, हमने तो पहले ही उनके सारे बेस बर्बाद कर दिए, अब क्या बर्बाद करे? आए। अवनी ने एक डेविल स्माइल जी साथ बोला, अरे कोमल तुम भूल कैसे जाती हो, मेरे डेड की जान किसी और चीज में बसती है, अगर वो बर्बाद कर दिया तो उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा। आए। कोमल को समझ आ गया था कि अवनी किस चीज की बात कर रही है। वो थोड़ा नौटंकी करते हुए बोली, जो हुक्म मेरे आका, बस शाम तक का वक्त दे दो। आए। अवनी ने भी हाँ में सिर हिलाया और कंप्यूटर पे चल रही वीडियो को देखने लगी। कोमल उसे अकेला छोड़ चली गई। अवनी को वीडियो देखते देखते ऋषभ की याद आने लगी। उसने अपना फोन निकाला और ऋषभ को फोन कर दिया। उधर ऋषभ अपनी कार में बैठ कुछ काम कर रहा था, तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने एक बार स्क्रीन पे हो रहे नाम को देखा और फट से फोन पिक कर लिया। पिक होते ही ऋषभ बोला, हेलो स्वीट हार्ट, ऐसा क्या हो गया जो हमारी स्वीट हार्ट ने हमें फोन किया? आए। उधर से अवनी बोली, क्यों मैं आपको फोन नहीं करती क्या? वो तो आज थोड़ा बिजी थी, इसलिए अभी वक्त मिला बात करने का। आए। ऋषभ बोला, अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताओ कॉलेज से आ गई तुम? आए। अवनी ने बोला, हाँ मैं आ गई, पर अभी मैं बेस पर हूँ। आए। ऋषभ बोला, हम मुझे पता है, और फिर थोड़ी देर तक दोनों ने इधर उधर की बातें की और उसके बाद फोन काट अपना अपना काम करने लगे। आए। फोन रख अवनी जैसे ही जाने को हुई तब तक उसे एक अननोन नो से फोन आया। अवनी ने पहले सोचा इग्नोर करे, पर बाद में उसने कुछ सोचकर फोन उठा लिए। वो कुछ बोल पाती उससे पहले उधर से आवाज आए, हेलो अवनी कैसी हो? आए। अवनी सामने वाले लड़की की आवाज तुरंत पहचान गई, ये कोई और नहीं निशा दी है। अवनी बोली, दी मैं ठीक हुआ, आप कैसे हो? आए।
जवाब में निशा ने बोला, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा भाई कैसा है? आए। अवनी ने बोला, वो भी ठीक है पर अभी कुछ जरूरी काम से दुबई गए हैं। आए। निशा ने बोला, फिर तुम क्यों नहीं गई, इसी बहाने तुम भी दुबई घूम आती। आए। अवनी ने बोला, उन्होंने मुझे पूछा है नहीं तो मैं कैसे जाती। आए। निशा ऋषभ को कोसते हुए बोली, वो ऐसा ही है, किसी की कोई कदर है नहीं है, इतनी प्यारी बीवी को भला कोई अकेले छोड़कर जाता है क्या? आए। अवनी ने भी सेड होते हुए बोला, हम दी वो बहुत गंदे हैं। फिर उसे कुछ याद आया और वो बोली, दी आप बताने वाली थी कि आपको हमारी शादी के बारे में कैसे पता? आए। निशा ने अवनी के सवालों का जवाब दिया, वो क्या हो ना अवनी, मेरे सोच बहुत अच्छे हैं। मैं ऋषभ के बारे में सब कुछ जानती हूँ, उसकी असली आइडेंटिटी क्या है, वो अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा कर रखता है, और तुम दोनों की शादी कैसे हुई, क्यों हुई, सब कुछ, पर ऋषभ को ये नहीं पता कि मुझे ये बात पता है। आए। अवनी हैरानी से निशा की बातें सुन रही थी, वो सब सुन बोली, मतलब आपको सब पता है और आप सबके सामने अनजान बांधने की एक्टिंग करती हो? आए। निशा ने सिर्फ हम में जवाब दिया। अवनी बोली, पर आपको कैसे पता चला? जहां तक मैं जानती हूँ कुछ भी हो जाए पर अपने बारे में आपको खुद तो नहीं बताएंगे। निशा ने जवाब दिया, तुम सही हो, मुझे उसने नहीं बताया, पर मुझे कैसे पता, ये सब में वक्त आने पर बताओगी। आए। अवनी ने भी ज्यादा फोर्स करना सही नहीं समझा और बात को घूमते ही बोला, दी आपको जब सब पता है तो ये भी पता होगा कि जब उन्होंने किसी माफिया को फोन किया था तो उसके बाद क्या हुआ था? आय। निशा ने बोला, हाँ पता है पर मैं तुम्हें नहीं बता सकती, ये बात तुम ऋषभ से खुद जाने तो है अच्छा होगा। आय। अवनी ने भी ज्यादा नहीं बोला और निशा की बात मान ली। दोनों ने कई घंटों तक एक दूसरे से बातें करती रही और एक ही दिन में दोनों एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त बन गई। बात करके अवनी अपने काम में लग गई। दुबई। ऋषभ अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी गेट नॉक की आवाज आई। उसने बिना देखे ही कमिंग बोला। विवान एक फाइल लिए अंदर आया और ऋषभ के सामने खड़ा हो गया। आए। ऋषभ ने सिर उठा विवान को देखा जो उससे कुछ बोलना चाहता। ऋषभ ने उसे बोलने का इशारा किया। विवान ने बोलना शुरू किया, ऋषु, अवनी के बेस पर कुछ लोगों ने हमला किया था जब हम वहां पर नहीं थे। आए। ऋषभ विवान की बात सुन गुस्से से भर गया और बोला, किसकी हिम्मत है जो मेरी बीवी के बेस पर हमला करे? आए। विवान बोला, वो कोई और नहीं डेविड ही है, उसने अवनी के बेस के बारे पता लगवा लिया है और उसके अदमियों ने ही वहां हमला करवाया था। वो तो अच्छा है, अवनी के बेस की सिक्योरिटी बहुत अच्छी, वरना तो वो लोग भी अवनी की तरह उनके बेस को भी उड़ा देते। ऋषभ गुस्से से बोला, इस डेविड का कुछ करना होगा वरना ये मुझे और अवनी को चैन से जीने नहीं देगा। एक काम कर, पता कर उसकी जान किस चीज में बसती है, हम उससे वही छीन लेंगे। विवान ने ओक बोला और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद ऋषभ चेयर की बैक पर सिर टिका बोला, क्या कर रहे हो ससुर जी? आपको क्या लगत है मैं अवनी को या अवनी से जुड़ी चीजों को कुछ होने दूंगा? ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। और वो हंसने लगा। मुंबई में अवनी अपना सारा काम कर अपने बेस के पेंट हाउस के सोफे पर आराम कर रही थी, तभी वहां कोमल आई और अवनी के बगल में बैठ गई और अपना सिर धीरे धीरे दबाते हुए बोली, यार अवनी, ये अंकल की दुनिया बहुत ही खतरनाक है, हल्की सी गलती और सीधा यमराज के दर्शन हो जाने। हमन बड़ी ही मुश्किल से उनके व्हाइट लैंड को बॉम्ब से उड़ाया है। अवनी बोली, मतलब डेड को उनका गिफ्ट मिल गया? चलो अच्छा है, डेड ने भी हमें बहुत परेशान किया था। आए। कोमल ने भी हाँ में सिर हिला दिया। फिर दोनों ने दिन भर की बातें की और डिनर कर सोने चली गई। दुबई में ऋषभ अपने पैलेस के स्टडी रूम में काम कर रहा था, तभी विवान बिना नोक किया अंदर आ गया और ऋषभ के सामने वाली चेयर पर बैठकर अंगूर खाने लगा। ऋषभ को उसकी हरकत से बड़ी चिढ़ मची। वो बोला, ये क्या बदतमीजी है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं कुछ काम कर रहा हूँ और तू सिर पर बैठकर अंगूर खा रहा है? दिमाग है या उसे बेचाया? आए। विवान ऋषभ के आगे अंगूर करते हुए बोला, अरे ऋषु, तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? ले तू भी खा ले। आए। ऋषभ उसकी बात सुन उसे और घूरने लगा। अपने आप को ऐसा घूरता देख विवान ने अपना हाथ वापस पीछे कर लिया और बोला, अरे भाई, बात है बड़ी मजेदार थी, तभी मैं तेरे मुंह मीठा करा रहा था, पर कोई नहीं, तुझे नहीं खाना तो मत खा, कोई बात नहीं, पर मैं बात तो जरूर बातूंगा। आए। ऋषभ चिढ़ते हुए बोला, अच्छा ऐसा क्या है, अब बोल। आए। विवान बोला, अरे ऋषु, तूने मुझे डेविड के जान से ज्यादा प्यारी चीज को ढूंढने को बोला था, पर अवनी ने हमसे पहले ही ढूंढ लिया और बॉम्ब से उड़ा भी दिया। मानना पड़ेगा यार, अवनी है बहुत कमल की। आए। ऋषभ विवान की बात सुन बोला, हाँ अवनी कमाल की तो है, तभी न मुझे वो बहुत पसंद है। आए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ऋषभ या अवनी को जब भी वक्त मिलता दोनों एक दूसरे का हाल चाल ले लिया करते। आज ऋषभ इंडिया वापस आ रहा था और वो बहुत खुश था, पर यह बात अवनी को अभी तक पता नहीं थी। वो अवनी को सरप्राइज देना चाहता, इसलिए उसने कोमल से अवनी के बारे में पूछ लिया था कि वो अभी कहाँ है। कोमल ने बताया था कि अवनी आज पैलेस में ही है। आए। ऋषभ मुंबई आ सीधा अपने पैलेस आया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वो जब रूम में गया तो देखा अवनी पूरे बेड पर फेल कर सोई है। उसे सोता देख ऐसा लग रहा था कि वो सदियों से नहीं सोई। आए। ऋषभ उसके पास गया और उसे उठाने लगा, पर मजाल है अवनी उठ जाए। ऋषभ को मस्ती सूझी और वो बाथरूम गया और जाके टब में गर्म पानी भर दिया और फिर वापस रूम में आ अवनी को गोद में उठा लिया। आए। बाथरूम में ले गया और सीधा टब में लेकर बैठ गया। गर्मी का एहसास होते ही अवनी ने अपनी आंखें खोली तो दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली और दोनों एक दूसरों की आंखों में कहीं खो गए।
एपिसोड 56 ऋषभ अवनी का रोमांस कहानी। अब तक ऋषभ मुंबई आ सीधा अपने पैलेस आया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वो जब रूम में गया तो देखा अवनी पूरे बेड पर फेल कर सोई है। उसे सोता देख ऐसा लग रहा था कि वो सदियों से नहीं सोई आए। ऋषभ उसके पास गया और उसे उठाने लगा, पर मजाल है अवनी उठ जाए। ऋषभ को मस्ती सूझी और वो बाथरूम गया और जाके टब में गर्म पानी भर दिया और फिर वापस रूम में आ अवनी को गोद में उठा लिया आए। बाथरूम में ले गया और सीधा टब में लेकर बैठ गया। गर्मी का एहसास होते ही अवनी ने अपनी आंखें खोली तो दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली और दोनों एक दूसरों की आंखों में कहीं खो गए। अब आगे ऋषभ ने उसकी आंखों को देखते देखते उसे किस कर लिया। अवनी जो उसकी आंखों में खोई थी, ऋषभ के अचानक से किस करने से उसका ध्यान टूटा और वो टब से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी आए। पर जैसे ही वो उठकर खड़ी हुई, ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ फिर से उसे अपनी गोद में खींच लिया। अवनी सीधा उसकी गोद में जाके गिरी। ऋषभ के चंगुल से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए मुझे, आप बहुत गंदे हैं। पहले तो आप इतने दिनों बाद आ रहे हैं, ऊपर से मुझे शुभ शुभ ऐसे उठा रहे हैं। ऋषभ उसको अपने और करीब करते हुए बोला, स्वीट हार्ट इतना क्यों भड़क रही हो? मुझे वहां काम था इसलिए जल्दी नहीं आ पाया। आए। अवनी उसके सीने पे अपना सिर रखते हुए बोली, मुझे पता है, पर आपके बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आए। ऋषभ उसके बालों को सहलाते हुए बोला, स्वीट हार्ट मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर गया, पर देखो मैं आ गया न, अब आया है। अवनी ने अपना सिर उठा ऋषभ की आंखों में देखा जो उसे बहुत प्यार से देख रहा था। आए। ऋषभ थोड़ा सा झुका और अवनी को किस करने लगा। पहले तो अवनी छुटने की कोशिश करने लगी, पर थोड़ी ही देर बाद वो भी ऋषभ का साथ देने लगी। आया। ऋषभ उसे बहुत ही पैसेंटली किस कर रहा था, साथ ही उसके लिप्स को बाइट भी कर रहा था। आया, जिससे अवनी को दर्द हो रहा था, पर दोनों एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं थे। ऐसा लग रहा था इतने दिनों की कमी एक ही दिन में पूरा कर देंगे। ऋषभ धीरे धीरे उसके नेक कॉलरबोन पर किस और बाइट करने लगा और साथ ही एक हाथ से उसकी कमर को सहला रहा था। आया। ऋषभ ने अवनी को टब से बाहर निकाला और सवार के नीचे खड़ा कर दिया। उसने सावर ऑन किया और खुद भी अवनी के साथ सावर के नीचे खड़ा हो गया। आया। ऋषभ अवनी को किस करने लगा और साथ ही साथ उसके कपड़े उसके शरीर से अलग करने लगा। ऋषभ ने उसके टॉप और जीन्स को उसके बदन से अलग कर दिया। अवनी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अंडरगारमेंट्स में थी, जिससे अवनी और भी अट्रैक्टिव लग रही थी। आया। ऋषभ ने अवनी को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके गारमेंट भी निकाल दिया। आया। उसके बाद ऋषभ अवनी को बेसुमार ऊपर से लेकर नीचे तक चूमने लगा। चुमने के साथ साथ बाइट भी कर रहा था। आया। थोड़ी देर बाद बाथरूम से सिर्फ अवनी की सिसकियों की आवाजें आ रही थी। आया। ऋषभ उसके साथ शुभ से लेकर शाम तक इंटीमेट होता रहा, जिससे अवनी पूरी तरह से थक चुकी थी, पर ऋषभ अभी भी सैटिस्फाइड नहीं हुआ। पर अवनी को ज्यादा थक जाने की वजह से उसने उसे छोड़ दिया। आया। शाम का वक्त, दोनों एक दूसरे की बाहों में थक कर सोए हुए थे। ऋषभ ने अवनी के बालों को सहलाते हुए बोला, स्वीट हार्ट चलो कुछ खा लो, तुमने शुभ से कुछ नहीं खाया। आए। अवनी ऋषभ के सीने में अपना सिर घुसाते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, सुबह से ही मैं थक चुकी हूँ अब और नहीं कुछ करने की हिम्मत है। पर ऋषभ ने फिर भी उसे फोर्स करके उसे उठाया और खाना खिलाया, फिर उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। आया। नेक्स्ट मॉर्निंग, दोनों एक दूसरे की बाहों में बड़े ही सुकून से सोए थे। आज ऋषभ को भी कुछ ज्यादा ही थकान हो रही थी। वो शायद इसलिए था क्योंकि इतने दिनों से ऋषभ को सुकून से सोने को नहीं मिला था और आज अवनी के साथ उसे वो सुकून मिल रहा था। आए। आगे करीब 10 बजे ऋषभ की नींद टूटी। उसने देखा अवनी उसके ऊपर सो रही थी। ऋषभ ने उसके बालों को सहलाते हुए बोला, स्वीट हार्ट उठ जाओ, शुभ हो गई है। अवनी कसमसाते हुए बोली, सोने दीजिए ना, मुझे नींद आ रही है। आए। ऋषभ फिर से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, अरे स्वीट हार्ट अब उठ जाओ, मुझे आज बहुत जरूरी काम है। आए। अवनी फिर भी वैसे ही सोई रही। ऋषभ को तभी दिमाग में एक मस्ती सूझी। उसने अवनी के कान के पास जा धीरे से बोला, स्वीट हार्ट अगर तुम नहीं उठी तो मुझे कल वाला तरीका इस्तेमाल करना होगा, और अगर मैंने वो तरीका इस्तेमाल किया तो तुम्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा। आए। ऋषभ की बात सुन अवनी के कान खड़े हो गए और वो जल्दी से उसके ऊपर से उठ गई। उसने ध्यान नहीं दिया कि उसने इस वक्त कुछ पहना नहीं था। आए। ऋषभ उसे ऊपर से नीचे तक बस देखे जा रहा था। अवनी ने जब देखा कि ऋषभ उसे एक तार देखे जा रहा है तो उसने अपने आप को देखा तो उसे याद आया उसने तो कुछ पहना ही नहीं है। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। आए। उसने अपने हाथों से अपने आप को कवर किया और ऋषभ को देख बोली, आपको शर्म नहीं आती किसी लड़की को बिना कपड़े के देखते हुए? आए। ऋषभ अवनी की बात सुन बेड से खड़ा होते हुए बोला, स्वीट हार्ट अपनी बीवी को बिना कपड़ों के देखने में कैसे शर्म? तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें बिना कपड़ों के देखा नहीं है। आए। अवनी ऋषभ की बात सुन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो उस इंसान से सब छुपा रही है जिसका उस पर पूरा हक है। आए। तभी ऋषभ शरारत करते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो बदले में मुझे भी देख सकती हो। ऋषभ की बात सुन अवनी का ध्यान ऋषभ पर गया तो वो भी बिना कपड़ों के ही खड़ा था। आए। अवनी ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर बोली, छी आप कितने बेशर्म हो, अपने नीचे कुछ नहीं पहना है। आए। ऋषभ ने एक बार अपने आप को देखा और अवनी को देख बोला, स्वीट हार्ट अपनी बीवी के सामने बेशर्म बनना पड़ता है वरना रातें कैसे बीतेगी। आए। अवनी ऋषभ की बात सुन उसे घूरने लगी, फिर उसने अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम में चली गई। आए।
ऋषभ ने भी कॉलेजेट से एक बाथरोब निकाला और पहनकर अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। आधे घंटे बाद अवनी फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आई। उसने इस वक्त एक बाथरोब पहना हुआ था। ऋषभ ने अपनी नजरें उठा उसे देखा तो अवनी का चेहरा पूरा पिंक हो चुका था। अवनी इस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही थी कि ऋषभ की नजर ही उससे नहीं हट रही थी। अवनी ने ऋषभ को नोटिस कर लिया था पर वो कुछ बोली नहीं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अंदर से खुश थी कि ऋषभ किसी और को कभी नहीं देखता और अवनी से नजर नहीं हटाता। अवनी सीधा अपने कॉलेजेट रूम में गई और एक ब्लू कलर की फुल लेंथ गाउन निकालकर पहने लगी। अवनी के जाने के बाद ऋषभ ने भी अपना लैपटॉप बंद किया और बाथरूम में चला गया। अवनी ड्रेस पहनकर वापस रूम में आए तो देखा ऋषभ जा चुका है। अवनी ड्रेसिंग टेबल के सामने जाके खड़ी हो गई और रेडी होने लगी। थोड़ी देर बाद बाथरूम का डोर खुला और ऋषभ बाथरोब पहन बाहर आया। बाहर आते ही उसकी नजर अवनी पर गई जो ब्लू गाउन में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऋषभ तो उससे अपनी नजर ही नहीं हटा पा रहा था। अवनी ऋषभ को एक जगह खड़ा हो अपने आप को घूरते हुए देखा तो बोली, अगर आपका तरना हो गया हो तो जाके रेडी हो जाओ, आपको ऑफिस भी जाना है। अवनी की बात सुन ऋषभ का ध्यान टूटा और वो अवनी के पास गया और उसके पीछे से हक कर बोला, स्वीट हॉट, जिसकी इतनी हॉट बीवी हो वो ऑफिस कैसे जाएगा। ऋषभ की बात सुन अवनी ब्लश करने लगी और बोली, आप भी ना, अच्छा सच में, आप जाइए रेडी हो जाइए, आपको कहीं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए। ऋषभ ने एक बार वॉल क्लॉक को देखा जिसमें अभी 11 बज चुके थे। उसने अवनी को छोड़ा और कॉलेजेट रूम में चला गया। करीब आधे घंटे बाद ऋषभ और अवनी दोनों ही रेडी हो नीचे आए तो उन्होंने देखा विवान और कोमल हाल में बैठ एक दूसरे से फिर लड़ रहे थे। अवनी और ऋषभ दोनों उनके पास गए और बोले, तुम दोनों फिर से किस बात पे लड़ रहे हो। आगे कोमल ने अवनी को देख बोली, अवनी यार इससे ही पूछ ले, ये बिन बात के बस लड़ता है। अवनी ने विवान की तरफ देख बोली, क्या हुआ विवान, अब क्यों लड़ रहे हो। विवान ने कोमल को देख बोला, कुछ नहीं अवनी, तुम्हारी दोस्त को बस बिन बात के लड़ने का शौक है। अवनी इरिटेट हो चिल्ला कर बोली, अबे तुम दोनों बोलोगे भी बात क्या है या पहेलियां ही बुझात रहोगे। अवनी की चिल्लान की आवाज सुन कोमल और विवान दोनों चुप हो गए। फिर हिम्मत कर कोमल बोली, अवनी यार वो बात ये है ना। अवनी बोली, हाँ क्या बात है। कोमल बोली, यार बात यह है कि हम इस बात पे लड़ रहे थे कि हमें जल्द ही लड़का खिलाने को मिलेगा या लड़की। विवान को लड़की चाहिए और मुझे लड़का। हमारी इसी बात पर लड़ाई हो रही थी। कोमल ने सब एक ही सांस में बोल दिया। कोमल की बात सुन अवनी ने ऋषभ को देखा जो मुस्कुरा रहा था। वही अवनी के गाल लाल हो चुके थे। फिर भी उसने अपने आप को संभाला और कोमल को डांटते हुए बोली, ये क्या क्या सोचती रहती है तू, तुझे कुछ काम धंधा नहीं है क्या या दिन भर यही सोचती रहती है। कोमल ने अपना बचाव करते हुए बोला, यार ये सब विवान ही सिखाता रहता हो, मेरी कोई गलती नहीं है। कोमल की बात सुन अवनी विवान को घूरने लगती है। अवनी के घूरने से विवान की जान हलक में अटक जाती है और वो नकली हंसी हंसते हुए बोला, अवनी ऐसा कुछ नहीं है, इसने मुझे पहले इस बारे में पूछा था, मैं तो बहुत शरीफ सा इंसान हूँ। अवनी विवान की बातें सुन एक बार उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर उसकी आंखों में देख बोलती है, विवान तुम किस एंगल से शरीफ हो, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगते। विवान अपनी नजरें चुराते हुए बोला, अरे अवनी ये सब छोड़ो, तुम दोनों इतना रेडी होके कहाँ जा रहे हो। इसका जवाब ऋषभ ने दिया, हम दोनों ऑफिस जा रहे हैं, मैंने अवनी के लिए एक रेडी किया है। विवान बोला, तूने खुद से गिफ्ट रेडी किया है भाई, कब, मुझे क्यों नहीं पता। ऋषभ उसके आंख दिखाते हुए बोला, चल तुझे भी आज ऑफिस में बहुत काम है, तू जल्दी ऑफिस चले जा। विवान को कुछ समझ नहीं आया। वो बोला, ऋषु अचानक से ऑफिस में इतना काम कहाँ से आ गया जो तू मुझे जल्दी भेज रहा है। ऋषभ ने उसको कंधे से पकड़ साइड में ले गया और बोला, अबे यार वो जो शेख की पेंटिंग हमें वही अवनी को गिफ्ट करने वाला, तू तभी तुझे ऑफिस जल्दी भेज रहा हूँ ताकि तू वहां जाके सारी प्रिपरेशन कर दे। विवान को अब सब बात समझ में आ गई। वो बोला, तू टेंशन मत ले, मैं पहले पहुंचकर सब कुछ संभल लगा। फिर वो वापस अवनी और कोमल के पास आया और बाय बोल के चला गया। उसके जाने के बाद अवनी बोली, आप लोग ऐसी क्या बात कर रहे थे जो हमारे सामने नहीं कर सकते थे। ऋषभ बहाना बनाते हुए बोला, वो ऑफिस की कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो अभी हम किसी को नहीं बता सकते। अवनी ने भी ज्यादा नहीं पूछा और उसके साथ ऑफिस की तरफ निकल पड़ी। कोमल भी वहां से अपने घर की तरफ चल दी। कुंद्रा इंडस्ट्रीज। ऋषभ की गाड़ियों का काफिला कुंद्रा इंडस्ट्रीज पहुंचा। गार्ड ने सबको सैल्यूट किया। ऋषभ की ब्लैक बेंटली बुलिडिंग के सामने आके रुकी। एक गार्ड ने ऋषभ की साइड का गेट खोला। ऋषभ मास्क लगा बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपना कोट सही करते हुए नीचे उतरा। वो सीधा दूसरी साइड गया। इन वहां का गेट खोल। अवनी बड़ी ही नजाकत के साथ मास्क लगाए नीचे उतरी। आरके के साथ किसी लड़की को देख छोटे से लेकर बड़े एम्प्लॉयज सब शौक थे। तभी रोहित और विवान अंदर से दौड़ते हुए आए और अवनी और ऋषभ के सामने खड़े हो बोले, वेलकम मिसेस कुंद्रा। मर सुन के सब सदमे में चले गए। ऋषभ ने कुछ नहीं बोला और अवनी का हाथ पकड़ आराम से ऑफिस में जाने लग। क्या मुझे दुनिया के सामने लाना जरूरी है? अगर सबको मेरी आइडेंटिटी पता चल गई तो मेरी जान खतरे में पड़ सकती है न।
ऋषभ अवनी की परेशानी समझ सकता था। वो बोला, स्वीट हार्ट उसकी टेंशन तुम मत लो, किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं पता चलेगा, वो सब मुझ पर छोड़ दो। अवनी को ऋषभ पर पूरा भरोसा था कि अगर वो बोल रहा है तो पक्का कुछ न कुछ सोच रखा होगा। अब आगे उसके बाद अवनी ऋषभ के चॉपर में बैठकर अपने बेस के लिए निकल गई और ऋषभ अपनी कुछ लाइव मीटिंग करने लगा, जहां मीटिंग में ऋषभ के बॉडी डबल थे आए। अवनी के बेस पर अवनी का चॉपर लैंड हुआ। रोहित ने जाके चॉपर का गेट ओपन किया। अवनी बड़े ही एटीट्यूड के साथ नीचे उतरी और बेस के अंदर चली गई। आए शाम का वक्त 5 बजे। ऋषभ अपने पैलेस में आ चुका था। वो सीधा अपने रूम में गया तो वहां अवनी नहीं थी। ऋषभ ने एक बार टाइम देखा तो मन में बोला, बतख तो अवनी को आ जाना चाहिए था। आए फिर उसने अपना फोन निकाल अवनी को कॉल करने ही वाला था, तभी उसे चॉपर की आवाज आई। वो बालकनी में गया और ऊपर देखा तो वहां ऋषभ का चॉपर आ रहा था। ऋषभ चॉपर देखकर समझ गया था कि ये अवनी ही है। आए वो वापस से अपने कमरे में आया और नीचे हेलीपैड की तरफ चल दिया। जैसे ही वो चॉपर के पास पहुंचा तो अवनी चॉपर से उतर रही थी। ऋषभ उसके पास गया और एक हाथ पकड़ उसे उतरने में मदद की। आए फिर दोनों वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगे। रास्ते में ऋषभ ने अवनी से पूछा, तुमको लेट कैसे हो गया? आए अवनी बोली, वो कोमल मुझे आज के लिए थोड़ी बहुत बातें बता रही थी कि कैसे मुझे वहां पर कैसे बिहेव करना है। आए अब तक दोनों अपने रूम में आ चुके थे। ऋषभ ने गेट लगते हुए बोला, अच्छा स्वीट हार्ट, तो कोमल ने तुम्हें कैसे बिहेव करने को बोला? आए अवनी बोली, कोमल ने ज्यादा कुछ तो नहीं बताया। वो बोल रही थी मुझे ज्यादा नर्वस नहीं होना और अपने आप को एकदम टफ दिखाना है, जिससे लोगों को पता चले कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मेरा ऑरा एकदम तुम्हारे जैसा होना चाहिए। आए ऋषभ ने उसे कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अरे स्वीट हार्ट, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो अपने आप को बस वैसे ही दिखाओ। आए अवनी ऋषभ की आंखों में देख बोली, पर अगर लोग मेरे और आपके बारे में बातें करने लगे तो? आए ऋषभ अवनी के बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं क्या करते हैं, और तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वरना लोगों के चक्कर में तुम अपने कैरेक्टर को भूल जाओगी। आए अवनी को ऋषभ की बात एकदम सही लगी। वो बोली, हम आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे दूसरों के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, लोगों का तो काम है बोलना, वो तो बोलेगे है। आए ऋषभ ने उसके बालों को सहलाते हुए बोला, गुड गर्ल। आए अवनी को तभी कुछ याद आया और वो बोली, मेरे पास कपड़े हैं पर ऐसे इवेंट के लिए कुछ खास कपड़े चाहिए होते हैं, वो कहाँ से लाओ? आए ऋषभ अवनी को देख बोला, स्वीट हार्ट, तुम फिक्र मत करो, मैंने पहले ही सारी अरेंजमेंट कर रखी है। तभी गेट नॉक की आवाज आए। ऋषभ ने कमीन बोला। आए गेट खोलकर 10-12 मेकअप आर्टिस्ट अंदर आए। ऋषभ ने सबको देख बोला, आज से तुम अवनी की पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट हो, अब से तुम सिर्फ अवनी का ही मेकअप करोगी। और हाँ, याद रहे अवनी कैसी दिखती है, ये बात किसी को पता चली तो तुम्हारी 7 पुस्तकों में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सारी आर्टिस्ट ने सिर झुका बोला, ओके बॉस। अवनी ऋषभ को घूरते हुए बोली, ये क्या है, आप किसी को ऐसे कैसे मजबूर कर सकते हैं? आए ऋषभ अवनी को देख बोला, स्वीट हार्ट, मैंने इन्हें मजबूर नहीं किया, इन लोगों ने खुद इस बात की तसल्ली दी थी और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मैं तो बस इन्हें याद दिला रहा था। आए अवनी सबकी तरफ देख पूछती है, क्या ये सही कह रहे हैं? आए सबने हाँ में गर्दन हिला दिया। अवनी अब कुछ नहीं कर सकती थी। वो बोली, अच्छा ठीक है, अब आप लोग मुझे रेडी कर दो। और ऋषभ को देख बोली, और आप यहाँ से बाहर जाइए। आए ऋषभ ने ना में सिर हिलाते हुए बोला, मैं क्यों बाहर जाऊं? आए अवनी ऋषभ को घूरते हुए बोली, क्योंकि मुझे रेडी होना है। आए ऋषभ बोला, तो मैं कौन सा तुम्हें रेडी होने को मना कर रहा हूँ, जाओ और तैयार हो, मुझे भी रेडी होना है। अवनी बोली, नहीं, आप दूसरे कमरे में जाके रेडी हो जाइए, और ऋषभ को धक्का दे रूम से बाहर निकाल दिया। आए जैसे ही अवनी गेट बंद करने को थी, ऋषभ बोला, स्वीट हार्ट, मेरे कपड़े अंदर ही है, मैं बिना उसके रेडी कैसे होगा? आए अवनी गेट बंद करते हुए बोली, 10 मिनट में आपके कपड़े दूसरे रूम में होंगे, अब जाइए। और अवनी ने दरवाजा बंद कर दिया। ऋषभ बेबस सा बाहर खड़ा हो दरवाजे को देख रहा था। आए ऋषभ दरवाजे को देखते हुए धीरे से बोला, जिसे कोई आंख मिलाकर बात तक नहीं कर सकता, उसे उसकी बीवी ने ऐसे बाहर निकाला है जैसे मैं कोई कचरा हूँ। फिर ऊपर देख बोला, हाय रे मेरी कस्मत। अगर आपको हमारी कहानियों में मज़ा आया और आप ऐसी और जादुई दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो देर किस बात की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सफ़र का हिस्सा बने। हर कहानी को लाइक करके हमें अपना प्यार दिखाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस खुशी को फैलाएं। आपके कमेंट हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं, तो अपनी राय ज़रूर दें।